गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे पैरासाइट्स। ठीक है, पैरासाइट्स क्या होते हैं और उनका इंट्रोडक्शन। तो अगर हम पैरासाइट की बात करें तो पैरासाइट एक तरीके का आपके वो लिविंग ऑर्गेनिम्स हैं जो फूड और शेल्टर के लिए किसी और ऑर्गेनिम्स पे डिपेंडेंट होते हैं दैट्स कॉल्ड पैरासाइट। ठीक है, पैरासाइट की स्टडी को क्या कहते हैं हम? पैरासिटोलॉजी। ठीक है, पैरासाइट आपके 3 प्रकार के होते हैं, फैकल्टेटिव, ऑब्लिगेट और सेपोरियस। फैकल्टेटिव और ऑब्लिगेट के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ। फैकल्टेटिव वो पैरासाइट वो चीज़ होती है फैकल्टेटिव जिसमें हम किसी भी चीज़ के ऊपर टोटली डिपेंडेंट ना हो, हम दोनों साइड में हो। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले फैकल्टेटिव एरोबिक और एनारोबिक कंडीशन बताया था कि फैकल्टेटिव एरोबिक क्या होते हैं, जिसको ऑक्सीजन मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो ठीक। और ऑब्लिगेट क्या बताया था? ऑब्लिगेट एरोबिक मतलब जो स्ट्रिक्टली मतलब बिल्कुल ही किस पे डिपेंडेंट है? ऑक्सीजन पे डिपेंडेंट है। जैसे कि हम लोग क्या है? ऑब्लिगेट एरोबिक मतलब हम बिल्कुल ही ऑक्सीजन पे डिपेंडेंट हैं, अगर हमको ऑक्सीजन नहीं मिली तो हम मर जाएंगे। तो ऐसे ही होते हैं फैकल्टेटिव एरोबिक जो कि आपके दोनों जिंदा चीज़ और मरी हुई चीज़ दोनों पे डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, उनको सड़ा गला खाना भी दे सकते हैं, मरी हुई चीज़ मतलब डेड सेल्स, और हम जिंदा खाना भी दे सकते हैं। दैट्स कॉल्ड फैकल्टेटिव पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट जो स्ट्रिक्टली सिर्फ उन्हीं चीज़ पे डिपेंडेंट हो जो आपकी ज़िंदा ना हो। ठीक है, या तो पूरी तरीके से वो जिंदा ना हो उस चीज़ पे डिपेंडेंट हो, और या तो वो पूरी तरीके से जो चीज़ है जिंदा है उन पे डिपेंडेंट हो, उन्हें कहते हैं हम ऑब्लिगेट पैरासाइट। फैकल्टेटिव पैरासाइट का मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है स्ट्रंगुलॉइड्स, और ऑब्लिगेट पैरासाइट का मैंने यहाँ लिखा है ट्रिकोमोनास स्पीसीज। ठीक है, अब आते हैं सुपीरियर पैरासाइट। सुपीरियर पैरासाइट एक तरीके का फॉरेन पार्टिकल होता है जो हमारी बॉडी में जाता है पर हमारी बॉडी में कोई भी हार्म नहीं करता। हम उसको खाते हैं, वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है, हमारी एलिमेंट्री कैनाल में जाता है और हमारे लार्ज इंटेस्टाइन से वो पास हो जाता है। बॉडी में कोई भी इफेक्ट नहीं करता है, कोई भी हार्म नहीं करता है, उनको हम बोलते हैं सुपीरियर पैरासाइट। ठीक है, क्लिनिकल पैरासाइट की अगर बात करें तो एनिमल पैरासाइट और मेडिकल इंपॉर्टेंस दोनों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आपका पैरासाइटोलॉजी। अब हम बात करते हैं होस्ट की। होस्ट क्या होता है? होस्ट वो होता है जिस पर ये पैरासाइट अटैक करते हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं होस्ट। ठीक है, जो भी हमारा पैरासाइट है जिस भी बॉडी पर अटैक कर रहा है दैट बॉडी इज़ कॉल्ड होस्ट। 3 तरीके के होस्ट होते हैं, डेफिनेटिव होस्ट, इंटरमीडिएट होस्ट और रिजर्वायर होस्ट। ठीक है, डेफिनेटिव होस्ट वो होते हैं जिस पे ये पूरी तरीके से अपना डेवलपमेंट करेगा। जो भी इसका, चाहे इसका एग्स हो, चाहे इसके स्पोरोजोइड्स हैं, जो भी चीज़ है वो डेफिनेटिव होस्ट में जाकर ये पूरी तरीके से उसमें अपना डेवलपमेंट करेगा। इंटरमीडिएट होस्ट वो होते हैं जिसमें कुछ समय के लिए आएगा और दोबारा से वो किस में चला जाएगा? डेफिनेटिव होस्ट। मतलब इंटरमीडिएट होस्ट वो है जो सिर्फ उसको कैरी कर रहा है, उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, कोई भी चीज़ की ग्रोथ नहीं हो रही है, वो सिर्फ उसको कैरी कर रहा है। जैसे कि अगर डेफिनेटिव होस्ट में जिस चीज़ का डेवलपमेंट हो गया हमारा, ठीक है, हमारा एग हमने डाला, चाहे हमने कोई स्पोरोजोइट डाला, कुछ भी डाला, उसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया, वो एक फेज़ से दूसरी फेज़ में बदल रहा है, दूसरी से तीसरी फेज़ में बदल रहा है। उसके बाद अगर बीच में कोई इंटरमीडिएट होस्ट उसको ले जाता है तो वहाँ पर उसका कोई डेवलपमेंट नहीं होगा। वो ग्रोथ, वो जो भी चीज़ वो लेके गया है वो उसी ग्रोथ में रहेगी। वहाँ पर अगर डेवलपमेंट होता है तो कुछ स्टेजेस का होगा, उसके बाद दोबारा से उसको किस में डालना पड़ेगा? डेफिनेटिव होस्ट में। ठीक है, तो जो सबसे अच्छा डेफिनेटिव होस्ट है वो मैन है, या हम ह्यूमन की बात कर सकते हैं, ह्यूमन है, क्योंकि उसमें ज़्यादातर हमारे पैरासाइट बहुत अच्छे से डेवलपमेंट कर जाते हैं। और इंटरमीडिएट होस्ट में मैंने एग्जाम्पल लिखा है टीनिया। ठीक है, टीनिया सेजनेटा या टीनिया सोलियम। अब बात करते हैं रिजर्वायर होस्ट का। रिजर्वायर होस्ट क्या होता है? वो होस्ट जिसके पास पहले से ही कोई भी पैरासाइट डला हो और वो हमेशा से डला रहता है। जैसे मैंने आपको बताया था इस्ट्रिचिया कोलाई आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के जो लास्ट पार्ट है, इलियम पार्ट है, उसमें हमेशा इस्ट्रिचिया कोलाई डला रहता है। तो वो आपका क्या है? रिजर्वायर होस्ट। मतलब वहीं पर वो डला रहेगा, वहीं उसकी ग्रोथ होगी और वहीं पर वो मर जाएगा। दैट्स कॉल्ड रिजर्वायर होस्ट। अब बात करते हैं कि जो आपके पैरासाइट है उनकी कैसे लाइफ साइकिल काम करती है। ठीक है, 2 तरीके की लाइफ साइकिल होती है, डायरेक्ट जो कि आपकी सिर्फ आपके डेफिनेटिव होस्ट मतलब सिर्फ होस्ट बॉडी पे डिपेंडेंट हो, और इनडायरेक्ट जो कि आपकी थोड़ी सी आपकी इंटरमीडिएट होस्ट पे डिपेंडेंट हो, थोड़ी सी आपकी डेफिनेटिव होस्ट पे डिपेंडेंट हो। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पैरासाइट। 2 तरीके के पैरासाइट होते हैं, एक होते हैं एक्टो पैरासाइट, एक होते हैं इंडो पैरासाइट। एक्टो मतलब बाहर से, नाम से पता चला एक्टो मतलब बाहर से, जो बॉडी के बाहर से हमारा खाना को लें, ठीक है, अपने फूड को लें, दैट्स कॉल्ड एक्टो पैरासाइट। एंडो पैरासाइट जो बॉडी के अंदर जाके लें। एक्टो पैरासाइट में ज़्यादातर इंसेक्ट, मॉस्किटो, लाइस, फ्लीज, टिक्स, माइट, स्पाइडर मतलब जो भी आते हैं हमारी बॉडी के बाहर से ब्लड को सक कर लेते हैं और वहीं से वो हट जाते हैं। एंडो पैरासाइट जो बॉडी के अंदर जाते हैं, जैसे कि हमारे प्रोटोजोआंस, हेलमिन्थिस। ठीक है, वो सब हमारे गंदा कंटामिनेटेड फूड एंड कंटामिनेटेड वाटर के थ्रू हमारे अंदर जाते हैं और अंदर ही अपना ग्रोथ करते हैं। दैट्स कॉल्ड एंडो पैरासाइट्स।
क्लासिफिकेशन ऑफ पैरासाइट की बात करें कि पैरासाइट कैसे आया, किस चीज़ से आया, तो जो पैरासाइट है वो आपका किंगडम क्रोमेलेविनाटा में आता है। उसकी जो फाइलम है वो है एपिकॉम्प्लेक्सा, ठीक है। क्लास है इसका एकोनोडेसिया, ऑर्डर है इसका हीमोस्पोरेडिया, फैमिली है इसकी प्लाज्मोडिडिया, सॉरी एग्जाम्पल दे रहे हैं, हाँ ईच, और आपकी जीनस है प्लाज्मोडियम, स्पीसीज़ है फैल्सीफेरम, ठीक है। तो यहाँ तक जो आपकी ऑर्डर तक है, यहाँ तक सारे पैरासाइट सेम होते हैं, ठीक है। फैमिली, जीनस, स्पीसीज़ अलग अलग होता है। यहाँ पे मैंने फैमिली जो दिया है वो प्लाज्मोडिडी दी है, जो कि आपकी प्लाज्मोडियम के लिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल दे दिया है, जैसे कि प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। ये क्या है, एक तरीके का मलेरिया कॉजिंग पैरासाइट है। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ को कैसे क्लासिफाइड किया गया है, तो प्रोटोजोआ को 4 तरीके से क्लासिफाइड किया गया है। वो प्रोटोजोआ जिसके पास फ्लैजला होता है, दैट्स कॉल्ड फ्लैजलेटेड प्रोटोजोआ। जिसके पास अमीवा लाइक स्ट्रक्चर होता है, दैट्स कॉल्ड अमीवोइड प्रोटोजोआ। और जिसके पास स्पोर्स बनते हैं, दैट्स कॉल्ड स्पोरोजिक प्रोटोजोआ। और जिसके पास सीलिया होता है, दैट्स कॉल्ड सीलेटेड प्रोटोजोआ। फ्लैजला आपके होता है जियार्डिया लिम्बलिया के पास, जो आप देख सकते हैं, ये आपका जियार्डिया लिम्बलिया, इसका ये फ्लैजला दिखाई दे रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं फ्लैजलेटेड प्रोटोजोआ। अमीवॉइड मतलब जिसका अमीवा लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अमीवा लाइक स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ये है, ठीक है, अमीवा लाइक स्ट्रक्चर। तो ये है आपका एंटामीवा हिस्टोलिका। स्पोरोजोआ जो कि आपकी स्पोर्स बनाते हैं, जैसे आप देख सकते हैं प्लाज्मोडियम, ठीक है। प्लाज्मोडियम में जैसे ही जो मच्छर होता है, जो हमारी ब्लड जब सक करता है तो अपने कुछ स्पोरोजॉइट्स, कुछ स्पोर्स आपकी बॉडी में डाल देता है, दैट्स कॉल्ड स्पोरोजोन्स प्रोटोजोआ। उसके बाद आता है सीलिएटेड जिसके पास पूरी बॉडी के सरफेस पर उसके क्या होते हैं, छोटे छोटे बाल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, दैट्स कॉल्ड सीलिया। तो ये है आपका बैलेंटिडियम कोलाई, ठीक है। ये आपका क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ। अब प्रोटोजोआ को 3 तरीके से मेनली क्लासीफाई किया गया, इंटेस्टाइनल पे, ब्लड टिश्यू पे और यूरोजेनाइटल ट्रैक। यहाँ तो वो इंटेस्टाइन के थ्रू आपको आपके बॉडी में जाएगा, या तो ब्लड और टिश्यू के थ्रू जाएगा, या तो यूरोजेनाइटल ट्रैक के थ्रू जाएगा, ठीक है। अगर इंटेस्टाइनल के थ्रू जाएगा तो वो आपके ज़्यादातर आपकी एंटामीवा हिस्टोलिका की स्पीसीज़ हो सकती है, जियार्डिया लिम्बलिया हो सकता है। ब्लड और टिश्यू के थ्रू जाएगा तो मलेरिया, टॉक्सोप्लाज्मा, ट्रिपोनोसोमा, लीशमानिया हो सकता है। और यूरोजेनाइटल ट्रैक के थ्रू जाएगा तो आपका ट्रैकोनोनस वेजिनेलिस हो सकता है। अब इन सब साइकिलों में सिर्फ एक ही साइकिल आपको पढ़ना है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपकी मलेरिया की लाइफ साइकिल, ठीक है। तो मलेरिया की अगर हम बात करते हैं कि मलेरिया क्या है, क्यों है और कैसे आया, तो मलेरिया को अप्रॉक्सीमेटली अब तक 300 मिलियन लोग इससे पीड़ित हो चुके हैं, ठीक है। जिसमें से 1.5 मिलियन लोगों की डेथ भी होती है हर ईयर इसी मलेरिया की वजह से, ठीक है। ये कहाँ पे ज़्यादा स्प्रेड है, अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका में बहुत ज़्यादा स्प्रेड होता है। और ये किसके वजह से होता है, सिर्फ और सिर्फ पुअर हाइजेनिक कंडीशन की वजह से। हमारे एनवायरनमेंट की पुअर हाइजेनिक कंडीशन, जहाँ पर हमारे मॉस्किटोज़ की ग्रोथ हो जाती है बहुत ज़्यादा, उसके वजह से हमें मलेरिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। मलेरिया का जो कॉजेटिव एजेंट है वो आपका जीनस है प्लाज्मोडियम, ठीक है। इसकी सब जीनस है, कुछ स्पीसीज़ हैं जैसे कि आपकी प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, ठीक है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम मलेरिया, जो कि आपको जो फैल्सीफेरम है सबसे ज़्यादा पाई जाती है और सबसे ज़्यादा डेंजरस है इन चारों में से। इंडिया में भी प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम्स और ओवेल सिर्फ वाइवेक्स सिर्फ 2 स्पीसीज़ पाई जाती हैं, ठीक है। कैसे ट्रांसमिशन होता है, इसका ट्रांसमिशन एक मच्छर से होता है, जब वो है जो कि आपका फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो। ये जब आपके ब्लड को सक करता है तो उसी टाइम पर आपकी बॉडी में स्पोरोजॉइट्स को छोड़ देता है। 2 तरीके से इसका रिप्रोडक्शन होता है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो मलेरिया मॉस्किटो की बॉडी में होता है, जो कि आपका इंटरमीडिएट होस्ट है। और जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो आपकी ह्यूमन की बॉडी में होता है, जो कि आपका एक तरीके का डेफिनेटिव होस्ट है। तो मलेरिया जो लाइफ साइकिल है वो आपके दोनों है, इंटरमीडिएट, डेफिनेटिव होस्ट, दोनों की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम लाइफ साइकिल की बात करें तो जो भी प्लाज्मोडियम होगा वो अपने मॉस्किटो अपने सलाइवा में अपने स्पोरोजॉइट्स को रखेगा। जब आपके मच्छर काटेगा तो जो सलाइवा में जो स्पोरोजॉइट्स है वो आपके ब्लड में चले जाएंगे, ब्लड से वो लीवर में जाता है, लीवर से वो आरबीसी को डिस्ट्रॉय करता है, और आरबीसी को डिस्ट्रॉय करने के बाद वो फिर से ब्लड में आ जाता है, ठीक है। और ब्लड में जाने के बाद मलेरिया मच्छर उसको फिर से सक कर लेता है, और वो स्पोरोजॉइट डेवलपमेंट, स्पोरोजॉइट यहाँ जो भी आपका जो भी सेल्स बन चुकी है, ओवम और स्पर्म बन चुके हैं जो आपकी बॉडी में, वो मच्छर की बॉडी में चले जाते हैं, वहाँ पर उनका फ्यूज़न होता है और फिर से वो स्पोरोजॉइट बना के तैयार कर देता है। तो ये राउंड एंड राउंड साइकिल चलती रहती है। जो आपका स्पोरोजॉइट्स आए थे जिसने आरबीसी में डेवलपमेंट किया, तो आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो जिसके वजह से क्या होता है, आपको फीवर और एनीमिया आ सकता है, और लास्टली आपका सेरेब्रल मलेरिया हो सकता है, जिसकी वजह से आपकी डेथ भी हो सकती है। और एक बड़ी बीमारी होती है जिसको मैंने आपसे इससे पहले ही बताया था, दैट्स नेम इज़ परनीसियस एनीमिया। जब सारी आरबीसी को मार देता है तो
क्या होता है, आरबीसी मर गई, उसके साथ हीमोग्लोबिन मर गया, तो क्या होता है, हमारा आरबीसी मरने के बाद ज़्यादा जितनी हमारी आरबीसी नॉर्मली हमारी 5 मिलियन आरबीसी है, जब सारी ज़्यादातर आरबीसी हमारी मर जाती है तो क्या होता है, ब्लड का कलर ब्लैक हो जाता है, तो ये बीमारी हो जाती है। दैट्स डिजीज़ इज़ कॉल्ड ब्लैक वाटर फीवर या परनीसियस एनीमिया। एक मैंने जनरली लाइफ साइकिल दिखाई है, ठीक है, कि कैसे हमारा मच्छर ने स्पोरोजोइट्स को हमारी बॉडी में डाला, वो लीवर में गए, उसके बाद आपकी आरबीसी को डिस्ट्रक्ट किया, आरबीसी जब डिस्ट्रॉय हो गई उसके बाद उसमें से स्पर्म और ओवर निकला, उसको मॉस्किटो ने फिर से लिया और उसकी जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, गट है, उसमें उसका फिर से डेवलपमेंट होता है और डेवलपमेंट के बाद फिर से उसने स्पोरोजोइट्स तैयार कर दिए। तो ये दोनों साइकिल आपकी दोनों फेज़ की होस्ट में ये साइकिल राउंड एंड राउंड चलती रहती है। ह्यूमन होस्ट कॉल्ड डेफिनेटिव होस्ट एंड मॉस्किटोज होस्ट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट होस्ट, ठीक है। इसके क्या क्या पैथोलॉजिकल कंडीशन है, क्या क्या सिग्निफिकेंस है, वो आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है, इसमें मुझे कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट नोट। कॉमन सेलिज्म क्या होता है? कॉमन सेलिज्म आपकी वो एक तरीके की वो पैरासाइटिक कंडीशन है जिसमें जब कोई भी दो आपके पैरासाइट एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं और जो एक दूसरे को कोई भी हार्म या कोई भी इंजरी नहीं करते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी में एर्सिचिया कोलाई जो बैक्टीरिया है, ठीक है, वो हमारी बॉडी में डला हुआ है, ठीक है, और वो हमारी इंटेस्टाइन में डला हुआ है जो कि हमको कोई हार्म नहीं कर रहा है, उसको अपना बेनिफिट मिल रहा है और हमको भी हमारा बेनिफिट मिल रहा है। तो वो हमें कोई भी कोई भी इंजरी नहीं कॉज कर रहा है, कुछ भी हार्म नहीं कर रहा है, तो दैट्स कॉल्ड द कॉमन सेलिज, ठीक है। वेक्टर क्या होता है? वेक्टर आपके एजेंट होते हैं जो किसी भी पैरासाइट को या किसी भी माइक्रो ऑर्गन्स को एक जगह से दूसरी जगह को उठा के ट्रांसफ़र करेगा, एक होस्ट से दूसरी होस्ट। जैसे कि मॉस्किटो क्या है, हमारा यहाँ पर एक वेक्टर है। क्या वेक्टर है? क्योंकि उसने स्पोरोजोइट्स को एक जगह से उठाया अपनी बॉडी बना के और दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र कर दिया। और दूसरे होते हैं मैकेनिकल वेक्टर। मैकेनिकल वेक्टर का एक प्रकार है मैकेनिकल वेक्टर, जिसमें हम मेनली जो मैकेनिकल वेक्टर है वो आपका है बीज क्या होता है, मतलब मधुमक्खी जो आपकी पॉलन ग्रेन्स को उठाती है और वहीं से वो कुछ और पैरासाइट या कोई भी और बीमारी उठा के जहाँ भी बैठती है वहाँ बैठती है। और इसमें सबसे बड़ा एग्जांपल है आपका हाउस फ्लाई का। हाउस फ्लाई आपकी कोई बीमारी नहीं करती, क्या है, बस जो भी गंदा कंटामिनेटेड खाना है या कंटामिनेटेड एरिया है वहाँ पर बैठती है, उसके बाद फिर वही हाउस फ्लाई हमारे खाने पे बैठती है। तो क्या होता है, उससे वो हमारी डिजीज़ कॉज करने की टेंडेंसी को बढ़ा देती है, ठीक है। उसके बाद सोर्स ऑफ इन्फेक्शन मैंने कुछ लिखे हुए हैं, ये आप पढ़ सकते हैं। कंटामिनेटेड सॉइल एंड वाटर, फ्रेश वाटर से कैसे कौन सी होते हैं, डिप्लोबोथ्रियम लैटम, ठीक है। और क्रैब और क्राइफिश खाने से क्या होता है, रॉ अनकुक्ड पॉर्क खाने से कौन से पैरासाइट से ज़्यादा इसका डिजीज़ हो सकती है, ठीक है। और वाटर क्रेसिस खाने से कौन सा पैरासाइट हमारी बॉडी में जा सकता है। ब्लड सिकिंग इंसेक्ट क्या होता है, हाउस फ्लाई से कौन सी हमारी बीमारी अंदर जा सकती है। एंटामिमा हिस्टोलिका डॉग से हमें कौन से पैरासाइट से खतरनाक वो हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। कैट से हमारे कौन से पैरासाइट का इन्फेक्शन हो सकता है। मैन से हमारे कौन से पैरासाइट का इन्फेक्शन हो सकता है। और कुछ पैरासाइट होते हैं जो हमारे ऑटो इन्फेक्शन करते हैं। तो ये मैंने कुछ सोर्स आपको दिए हैं, ये आप लोग पढ़ सकते हैं। उसके बाद कुछ पोर्टल एंट्रीज़ हैं, जैसे माउथ से क्या है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, ठीक है। तो ज़्यादातर जितने भी कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर में जितने ही पैरासाइट आते हैं वो सारे आ सकते हैं, ठीक है। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से ट्रिकोमोनस वेजाइनल्स आपका सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से बहुत ज़्यादा बढ़ता है, ठीक है। कॉन्जेनाइटल इन्फेक्शन से आपके टॉक्सोप्लाज्मा गोंडई और प्लाज्मोडियम बढ़ता है, ठीक है। और एट्रोजेनिक इन्फेक्शन से आपका मलेरिया, जो कि एट्रोजेनिक क्या होता है, जो आपके डायरेक्ट ब्लड में इन्फेक्शन कर, दैट कॉल्ड एट्रोजेनिक इन्फेक्शन, तो वो आपका है मलेरिया, ठीक है। अब बात करते हैं हेलमिंथिस की, ठीक है। हेलमिंथिस में दो तरीके होते हैं, राउंड वर्म और फ्लैट वर्म। राउंड वर्म में आते हैं निमेटोड, जिसमें एस्कैरिस लिम्ब्रिकॉइड। फ्लैट वर्म में आपके कैस्टोड आते हैं, जिसमें आपके टेप वर्म होते हैं। और ट्रिमेटोड आते हैं, जिसमें आपके फ्लूक्स होते हैं, ठीक है, एक खोखला और मोटा सा, ठीक है। निमेटोड की अगर हम बात करें तो राउंड वर्म होता है, और कैसा होता है, क्या उसकी जो मार्फोलॉजी है कैसी है वो आप मैंने यहाँ पर लिख रखी है, आप यहाँ देख सकते हैं। ये एस्कैरिस लिम्ब्रिकॉइड है, ये ट्रैकोनस ट्रिचूरिया है, ठीक है। एंट्रोवियस वर्बिकुलरिस है, ठीक है। ये हुक वर्म है, ये ट्रैकेनल स्पैरेलिस है, और ये फाइलेरिया है। कैस्टोड की बात करें तो उसमें टेप वर्म आते हैं, और उसका कैसा मार्फोलॉजी होती है वो मैंने यहाँ लिख रखा है, ठीक है। कैस्टोड में कौन कौन से आते हैं,
स्पायरोमीट्रा मैंसोनी ऐसा दिखता है, टीनिया सोलियम ऐसा दिखता है, टीनिया सेजनेटा ऐसा दिखता है, हिनोनेप्लिस नाना ऐसा दिखता है, और आइकोनाकोकस ग्रेनुलोसा ऐसा दिखता है। ठीक है, ट्रेमेटोड की बात करें उसमें फ्लोक्स आते हैं और उसकी जनरल मॉर्फोलॉजी मैंने लिख रखा है, और ये कैसे दिखते हैं यहाँ पर इसके एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिखा रखे हैं आपको। थैंक यू। जो भी आपको डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।